मुंबई हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। महाराष्ट्र में ही 100 किलोमीटर आगे जाओगे आप, वहाँ पे लोग माल नरिशमेंट से मर रहे हैं। लाइक दिस इज नॉट द इमेज दैट आई हैड ऑफ महाराष्ट्र। आज का मुंबई और पहले का मुंबई, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुंबई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन ट्रेड। हम हर बार बोलते हैं जो रेलवेज हैं वो मुंबई में स्टार्ट हुए, बट ये रेलवेज मुंबई में क्यों स्टार्ट हुए? तो हम देखते हैं कि थाना से बोरीबंदर जब ट्रेन जाते थे तो सारे महाराष्ट्र का जो कॉटन है वो थाना में आता था। थाना से ये बोरीबंदर लाया जाता था, यहाँ पे ऑक्शन होता था, यहाँ से आगे जाता था। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब था। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मुंबई एज अ सिटी एंड द महाराष्ट्रियन रीजन? बहुत ही स्टार्क डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी और क्लाइमेट भी देखने मिलता है। जैसे विदर्भ बहुत ड्राई रीजन है, वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया भी है, और वही टाइम पे हम कोंकण में देखते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो एक बहुत ही स्टार्क ज्योग्राफी है, बट इट इज वेरी नाइस फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। वी हैव अडैप्टेड टू एवरीथिंग। क्या क्या ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है जो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए? कि हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो आप हर टाइप की इंटरेस्ट के लिए आपको साइट्स मिल जाएंगे। इंडिया के लाइक मेजर केव्स आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे, वो क्योंकि यहाँ पे बसॉल्ट का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और ये बसॉल्ट में सारी केव्स बनी हुई हैं। जैसे मेरे कई सारे दोस्त जब विजिट करते हैं मुंबई, दे आर लाइक यार मुंबई का नाइट लाइफ इज ग्रेट, बट आई डोंट सी अ नाइट लाइफ ऑफ मुंबई एज सच। मतलब अगर है तो क्या है वो? महाराष्ट्र, जब भी मैं महाराष्ट्र हमेशा से सुना हूँ, इट वॉज ऑलवेज कि हाँ मुंबई एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके अलावा आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ एनी अदर प्लेस। फिर so there is this creator called KK Creates. Okay, she talks about geography all the time. Yes. Okay, and उन्होंने शायद एक रील बनाई थी या कोई तो वीडियो बनाया था जिसमें she was talking about various other divisions. थाने अलग है, विदर्भ अलग है, और भी कई सारे रीजन्स हैं। और उसमें एक चीज़ पॉइंट आउट किया था उन्होंने कि मुंबई हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और महाराष्ट्र में ही 100 किलोमीटर आगे जाओगे आप, वहाँ पे लोग माल नरिशमेंट से मर रहे हैं। लाइक दिस इज नॉट द इमेज दैट आई हैड ऑफ महाराष्ट्र। आई मीन दिस इज द इमेज that people in India have of UP, Bihar, people like the North Indian states which are vulnerable, and that got me very curious कि यार reality तो कुछ और ही है यार। I mean महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी तो फिर अब ये लोग बहुत ज़्यादा डिसाइड करते होंगे, सिर्फ मुंबई नहीं डिसाइड करता होगा। हाउ इज़ दैट डिफरेंट? तो आई मीन अब फिर जब आपने हमें उस दिन हेरिटेज वॉक पे आप लेके गए एंड देन आपने पूरा कुलाबा का हिस्ट्री, उस पर्टिकुलर रीजन का हिस्ट्री बताया, एंड देन आई वाज लाइक ओके व्हाट इज एग्जैक्टली द हिस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड मैम आप इंटरेस्टेड हो क्या आने में, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट एंटायर हिस्ट्री। तो आप हमें लेके चलो कि आपके हिसाब से हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट, यू गो अहेड अकॉर्डिंग टू यू, कि मुंबई की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी सी टुडे हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस विद द पास्ट। ओके, तो व्हेन वी से मुंबई, आज का मुंबई और पहले का मुंबई, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम ये भी सुनते हैं कि मुंबई 7 आइलैंड से बना हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये एक अलग मुंबई है, और जब हम पास्ट का मुंबई देखते हैं तो ये एक बहुत अलग मुंबई है। तो बेसिक्स में अगर मैं जाऊँ तो 2 जोग्राफिकल डिविजन्स हैं। आज हम जो बोलते हैं मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन। तो मुंबई सिटी जो है वो 7 आइलैंड्स वाला मुंबई है, और जो नॉर्थ मुंबई है, मतलब सायन के आगे या माहिम के आगे जो हम बोलते हैं, वो पूरा एरिया ओरिजिनली सॉल्सेट आइलैंड बुलाया गया, उसका नाम था। सॉल्सेट ये एक मराठी टर्म से आता है, जिसको हम बोलते हैं 66 विलेजेस, एनी ग्रुप ऑफ 66 विलेजेस, इसको हम सॉल्सेट बोलते हैं, जिसको 66। तो ये सॉल्सेट डिवीजन था जिसमें बांद्रा से लेके वसई तक का पूरा एरिया आ जाता है, या सायन से लेके माहिम से लेके पूरा एरिया आ जाता है। तो ये एरिया का हिस्ट्री मुंबई 7 आइलैंड से ज़्यादा पुराना है। तो जो नॉर्थ मुंबई है उसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी है। हमको नॉर्थ मुंबई के रेफरेंसेस इसमें भी मिलते हैं कि सबसे पुराना एरिया जो है वो है अंधेरी में एक एरिया है जिसका नाम है गिलबर्ट हिल। यहाँ पे एक छोटा सा हिल है जो कि बसॉल्ट से बना हुआ है, जो कि 66 मिलियन ईयर्स पुराना है। Those are the remains of volcanic eruptions. तो
बट दे आर नॉट द ओनली वंस, बट दिस इज अ वेरी यूनिक फिनोमिनन क्योंकि ये दुनिया में 3 ही है बसॉल्ट से बने हैं। ऐसा कॉलमनर बसॉल्ट जो 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और इस तरह से एक सिटी के बीच में है, और ये जो उसका पूरा जियोलॉजिकल फेनोमेनन है ये पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही है, बाकी 2 यूएस में है और ये एक इंडिया में है। ओके। तो एक बहुत यूनिक फेनोमेनन है। अब हम ह्यूमन हिस्ट्री अगर देखें तो हमको ये एरिया में बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। कुछ ब्रिटिश लोगों ने भी यहाँ पे रिसर्च की और उनको यहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिले। आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क में आप जाओ या गोराई एरिया में जाओ या मनोरी एरिया में जाओ तो आपको स्टोन टूल्स मिलते हैं। तो ये हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत पुराना सेटलमेंट डेफिनेटली था। इसके अलावा अगर हम एक्चुअल रिटन हिस्ट्री देखने जाएं तो हमको अशोकन एडिक्ट मिलता है। एक जगह है नाला सोपारा नाम की। अब नाला और सोपारा ये 2 अलग गांव थे, ये एक गांव नहीं था। आज हम नाला सोपारा बोलते हैं। तो वहाँ पे एक अशोकन एडिक्ट मिलता है जो हमको 3rd सेंचुरी BC, मतलब मुंबई अशोकन एम्पायर का पार्ट था। हम बोलते हैं मुंबई सिर्फ ब्रिटिश से एसोसिएटेड है, ऐसे नहीं है। ये जो नॉर्दर्न रीजन था तो मुंबई उनके एम्पायर का पार्ट था, इसीलिए उनका एडिक्ट वहाँ पे है, उनका इंस्क्रिप्शन वहाँ पे है, वहाँ पे एक स्तूपा है वहाँ। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक बुक है, जो जिसका ऑथर कौन है वो हमको नहीं पता, बट ये हमको पूरे इंडियन ओशन में जितने भी पोर्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या ट्रेड होता था यहाँ से, यहाँ के लोग कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंथ में यहाँ आना चाहिए, किस तरह की बोट्स आपकी होनी चाहिए, ये सब एकदम डिटेल में बताता है। ये हमको पता है कि कोई तो ग्रीक या रोम से रिलेटेड कोई ऑथर था जिसने ये लिखा है। 1st सेंचुरी के आसपास ये बुक लिखी गई है। इसमें ये सारी जगहों के नाम है, उसने अपनी तरह से इन सबके नाम लिखे हैं। जैसे सोपारा को उसने सुपारा बोला है या शुरपारा का बोला है। तो इस तरह से अलग अलग नाम उसने दिए हैं, बट ये सारे नाम हमको वो बुक में मिलते हैं। मतलब डेफिनेटली वहाँ पे कोई ऐसा था जिसको ये सब एरियाज के बारे में पता था। वो खुद यहाँ आया या नहीं वो हमको नहीं पता, पर डेफिनेटली वहाँ से और यहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्ट 100% था। तो ट्रेड डेफिनेटली हो रहा था। तो ये एक मिलता है। इसके बाद हमको कई कॉइन्स मिलते हैं, या इसके अलावा हमको कई ऐसे केव्स मिलते हैं जिससे हमको ये कंफर्म हो जाता है कि ये एरिया बहुत पुराना था। जैसे कान्हेरी केव्स हो गए, कान्हेरी केव्स भी इसी पीरियड से शुरू होते हैं, या जोगेश्वरी केव्स हो गए, मंडपेश्वर केव्स हो गए। अब ये एरिया, ये जगह के बारे में शायद लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते। अगर हम मुंबई के केव्स देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिफेंटा या कान्हेरी पता होगा, बट इसके अलावा मंडपेश्वर नाम की जगह में भी केव्स हैं बोरीवली में, जोगेश्वरी नाम की जगह में भी केव्स हैं। इसके अलावा मागाठने करके था अंधेरी के पास में एक जगह है, वहाँ पे भी केव्स हुआ करते थे। अंधेरी में महाकाली केव्स हैं। तो ये सारे केव्स जो हैं ये समवेयर बिटवीन 1st सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी तक बने हुए हैं। इसके बाद भी बनते रहे, बट ये एक प्राइम पीरियड रहा। तो ये सारा हिस्ट्री जो है ये हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। लोकल रूलर्स ने भी बहुत सारे चेंजेस किए। इसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई की तरफ हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती जाती है। जैसे माहिम एरिया में हमको पता चलता है कि एक बिंब करके डायनेस्टी थी जो शुरू होती है, और उसने काफ़ी, वो डायनेस्टी ने बाय इटसेल्फ बहुत सारे चेंजेस लाए। क्योंकि ये बिंबर राजा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके 2 ओरिजिन्स बताए जाते हैं, या तो ये देवगिरी से आए थे यादव डायनेस्टी के थ्रू, या फिर ये गुजरात से आए थे। इनका ओरिजिन जो है बहुत डिबेटेबल है, पर इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को यहाँ पे लाके बसाया। इनकी मेन जो, तो ये 16th सेंचुरी में आए थे लगभग। ये हम 16th सेंचुरी तक आ गए हैं। तो 1540s के आसपास पोर्चुगीज यहाँ आते हैं। वो मुंबई के 7 आइलैंड्स को ले लेते हैं। यहाँ पे अब मैं 7 आइलैंड्स की बात कर रही हूँ। तो वो 7 आइलैंड्स को ले लेते हैं और ये पूरी एरिया को वो डिवाइड करके लोगों, अलग अलग लोगों को दे देते हैं रेंट पे। तो कुछ एरिया जो साउथ बॉम्बे आज का कोलाबा है वो एक अलग इंसान के अंडर होता है, या माहिम जो है वो एक अलग एरिया हो जाता है। तो इस तरह से हर एरिया का अलग अलग रेंट उनको मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है 1661 में। यहाँ तक अब ऐसे हो रहा है कि इंडिया में ब्रिटिश आ चुके हैं, पर वो मुंबई में नहीं आए हैं। वो गुजरात तक ही उनकी एक फैक्ट्री है सूरत में। तो यहाँ पे जब वो लोग मुंबई नाम की जगह के बारे में सुनते हैं या देखते हैं कि ये नेचुरल हार्बर है, तो हम देखते हैं कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लेटर्स लिखती है
ब्रिटिश क्राउन को कि आप मुंबई की तरफ देखिए, अगर आप हम मुंबई ले सकें तो देखिए, बट इसको इग्नोर किया जाता है। 1661 में एक पोर्चुगीज प्रिंसेस है जिसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और जो नए एम्परर बनते हैं इंग्लिश रूल के या ब्रिटिश रूल के, उनका नाम है चार्ल्स द सेकंड। चार्ल्स द सेकंड के पास ट्रेजरी में कुछ नहीं होता जब वो एम्परर बनते हैं, और जब वो शादी करते हैं कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से जो पोर्चुगल की प्रिंसेस है, तो उनको बहुत सारा दहेज मिलता है। जिसमें से मुंबई ये भी है। दहेज में ये 7 आइलैंड्स होते हैं, पर ये 7 आइलैंड्स भी इतने इंटरेस्टिंग है कि कोई बताता नहीं है कि इनका लोकेशन कहाँ है, या ये 7 में से सारे के सारे 7 दिए गए हैं या सिर्फ एक आधा आइलैंड दिया गया है, ये मेंशन नहीं होता है। सिर्फ इतना बोला गया है कि बॉम्बे आइलैंड्स आपको दिए गए हैं। तो जब पोर्चुगीज यहाँ पर आते हैं चेक करने के लिए, शादी के 1 साल बाद 1662 तक वो यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे पहुँचते हैं 1662 में देखने के लिए आइलैंड्स, तो यहाँ पे कोई उनको हैंड ओवर ही नहीं करता वो आइलैंड्स की ओनरशिप, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि बॉम्बे आइलैंड्स, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द एरिया। और कुछ मैप्स तो ये भी बताते हैं कि बॉम्बे का लोकेशन ब्राज़ील में था, इतना रैंडम था वो। तो उनके लिए वो एक वर्थलेस एक्विजिशन था कि ठीक है, अब 100 चीज़ें मिल रही हैं, उसमें से मुंबई भी एक चीज़ है या बॉम्बे भी एक चीज़ है। तो बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहता है कि ओनरशिप नहीं मिलती है। वो जो कैप्टन होता है शिप का, वो शिप पे ही मर जाता है, और 1665 में जाके या 1664 के आसपास जाके हमको ये दिखता है कि फाइनली उनको ओनरशिप मिलती है। और फिर वो लोग आइलैंड्स पे फाइनली आते हैं। जो सेकंड इन कमांड होता है शिप का, उसको ओनरशिप मिलती है, और फिर चीजें बदलने लगती है। 1668 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली मुंबई शिफ्ट हो जाती है, और फिर वो चार्ल्स को लेटर लिखते हैं कि हमको ये जगह आप रेंट पे दे दीजिए, हम यहाँ से बिजनेस करेंगे। और जो उनका रेंट होता है वो होता है 10 पाउंड्स पर ईयर। भले 10 पाउंड्स उस वक्त बड़ी अमाउंट थी, बट इतनी नहीं थी कि एक नेचुरल हार्बर को तुम पूरे साल चलाने के लिए यूज करो। तो कुछ भी, मतलब हमको दिखता है कि मुंबई की कुछ वैल्यू ही नहीं थी उस वक्त। और यहाँ से ऐसा सेट कि पावर सेंटर चेंज हो गया। जो हम देख रहे थे सॉल्सेट आइलैंड था या पुराना इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, वो चेंज होता गया। अब ये नेचुरल हार्बर जो मुंबई है, इसको धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्ट बनता है, जिसको आज हम फोर्ट एरिया बोलते हैं साउथ बॉम्बे का। वो फोर्ट बनना शुरू होता है। इसके 3 गेट्स होते हैं, अपोलो गेट, बाजार गेट और चर्च गेट। हमारा चर्च गेट स्टेशन भी वहीं से आता है। तो ये 3 गेट्स बनते हैं, और ये बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है। जो उनके बाकी एनिमीज हैं, जैसे कि मराठा हो गए उस वक्त, या सिद्दीज हो गए, मुगल्स हो गए, या पोर्चुगीज हो गए, उनसे उनको सेव करता है, लोकल लोगों से सेव करता है। तो ये एक हेडक्वार्टर्स बन जाता है उनके लिए। और फिर धीरे धीरे ये फोर्ट जो है वो डेवलप होता जाता है। जो फोर्ट के अंदर का एरिया है उसको व्हाइट टाउन बोलते हैं, जो फोर्ट के बाहर का एरिया है उसको ब्लैक टाउन बोला जाता है। और फिर वो लोग धीरे धीरे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस शुरू करते हैं इस फोर्ट एरिया में, और फिर ब्रिटिश रूल आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से मुंबई का फोर्ट एरिया डेवलप होना शुरू होता है। मैम तो एक रॉबरी हुई थी ना मैम सूरत में, उसके बाद ये लोग मुंबई आइलैंड्स पे, बॉम्बे आइलैंड्स पे शिफ्ट हुए थे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसमें कि 3-4 रीजंस हैं वो शिफ्ट होने के। एक तो उनको पता चल गया था कि मुंबई एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार रेड किए थे। क्योंकि वो मुगलों का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था और बहुत ज्यादा पैसा था वहां पे। तो उन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था, और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत उस वजह से सफ़र करना पड़ा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए थे, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ा था मराठास को। तो उस वजह से भी उनको ऐसे लग रहा था कि उनको अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो शिफ्ट करना चाहिए, और मुंबई उस वक्त उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। तो हम वो भी देखते हैं कि ये भी एक मेन रीज़न है जिसके लिए वो शिफ्ट करते हैं अपने हेडक्वार्टर्स को। तो फिर why did they join all those 7 islands together? उसके पीछे क्या इंटेंशन था उनका, कि ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो या और कुछ भी था उनके दिमाग में? तो when we say कि आइलैंड्स बहुत दूर दूर थे या आइलैंड्स थे, तो इतना भी मुश्किल नहीं था एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना। लाइक लो टाइड पे यू कुड एक्चुअली वॉक फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर। ओके, बट ये टू मेक इट वन सिंगल एरिया, हम देखते हैं कि पूरा जो एरिया है उसको रिक्लेम किया जाता है सी से। Okay. So when did this happen?
सो दिस हैपेंस इन मेनी फेजेस, ऐसे नहीं है कि एक ही बार में रिक्लेम किया, पहले धीरे धीरे थोड़े थोड़े आइलैंड्स ज्वाइन करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा जो बैक बे एरिया है वो पूरा ज्वाइन किया, जिसको हम बैक बे रिक्लेमेशन बोलते हैं। तो इस तरह से, या मरीन ड्राइव जो एरिया है वो सब धीरे धीरे होता है, ये पूरा एक पीरियड में नहीं होता है, ये फेजेस में होता है। समझा। तो आई मीन दे स्टार्टेड ऑफ विद पोर्ट्स और मेनली इन्होंने कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज़ किया, एंड देन क्या मुंबई एज एन पोर्ट के अलावा क्या इनके लिए कोई और काम आ रहा था? तो मुंबई उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब था, क्योंकि मुंबई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन ट्रेड। हम हर बार बोलते हैं कि जो रेलवेज हैं वो मुंबई में स्टार्ट हुए, बट ये रेलवेज मुंबई में क्यों स्टार्ट हुए? तो हम देखते हैं कि थाना से बोरीबंदर यानी आज का जो CSMT एरिया है उसके आसपास, तो थाना से बोरीबंदर जब ट्रेन जाते थे तो सारे महाराष्ट्र का जो कॉटन है वो थाना में आता था, और थाना से ये बोरीबंदर लाया जाता था, यहाँ पे ऑक्शन होता था, यहाँ से आगे जाता था। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब था। और जब सिविल वॉर होता है US में 1861 से 65 के बीच में, तो मेन सेंटर उनका इंडिया है कॉटन के लिए, और जो मुंबई से जाता है। तो उस पूरे पीरियड में हम देखते हैं कि मुंबई का फेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो सिर्फ तब तक फोर्ट तो रहता नहीं है, क्योंकि 1804 के फायर के बाद उन्होंने फाइनली 1860s में जाके फोर्ट जो है वो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। पर ये पूरा एरिया जो है, जो आज हम साउथ बॉम्बे के बिल्डिंग्स देखते हैं, ये मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स उस पीरियड में आते हैं। ओके, 1860s के बाद से? 1860s के बाद से। ओके, तो मैम वो फोर्ट वाला एरिया के को बनाने का इंटेंशन का था कि हाँ वहाँ पे मतलब कमर्शियली सारी चीज़ें सॉर्टेड रहें, बहुत स्मूथली चीज़ें चलें, बट व्हाई डिड दे डिमोलिश इट आफ्टर ओनली 50-55 इयर्स? तो फोर्ट हैड एक्चुअली पूरा जो पर्पस था फोर्ट बनाने का वो खत्म हो गया था। फोर्ट इज बेसिकली द चर्च गेट कोलाबा एरिया। हाँ, तो एंड व्हेन आई से फोर्ट, इट इज नॉट लाइक अ रेड फोर्ट, या इट इज नॉट लाइक अ फोर्ट दैट वी हैव सीन इन फिल्म्स। ये एक फोर्टिफिकेशन वॉल है दैट डिवाइड्स द कॉमन पीपल्स एरिया एंड द ब्रिटिश का हेडक्वार्टर्स या एलिट इंडियंस का जो एरिया है। तो ये पूरा जो वॉल है, मैंने जैसे बोला, अपोलो बंदर से स्टार्ट होके CSMT स्टेशन तक जाता था, और ये 3 गेट्स थे यहाँ के। तो 1804 में एक बहुत बड़ी फायर हुई फोर्ट में, और वो गन पाउडर फैक्ट्री तक स्प्रेड हो गई। तो उस वजह से जो सारे वुडन स्ट्रक्चर्स थे वो तो जल गए, और फोर्ट का पर्पस खत्म हो चुका था। तब तक सारे जो ब्रिटिश के दुश्मन थे वो सारे खत्म हो चुके थे। लोकल लोगों ने उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था, तो फोर्ट का पर्पस सर्व हो चुका था। इनफैक्ट हमको कई रिकॉर्ड्स तो ऐसे मिलते हैं कि फोर्ट की हालत इतनी खराब थी कि अगर आप उसके ऊपर एक तोप रख के तोप चला दो तो वो वॉल डिमोलिश हो जाएगी, या वॉल ही कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा। इतनी बुरी हालत थी उस वक्त तक। तो वो हमको समझ में आता है। और इसके अलावा फोर्ट की अब ज़रूरत ही नहीं रही थी। तो इट वाज अ टाइम कि वो पूरा एरिया जो फोर्ट, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फोर्ट में एक मोट था, मोट यानी जो आजू जिसमें पानी होता है, ताकि वो जो दरवाज़ा है वो बंद किया जा सके रात के टाइम एज अ सिक्योरिटी पर्पस। ओके। तो वो मोट में भी जो है वो पानी जो है वो सूख जाता था गर्मी में, एंड इट वुड स्टिंक। जो सारा सीवेज है सिटी का वो उस फोर्ट का उसमें जाता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, हाइजीन का कंसर्न। तो इसीलिए ये फोर्ट को डिमोलिश कर दें ऐसा डिसाइड हुआ, जब एक नए गवर्नर आए जिनका नाम था गवर्नर बार्टल फ्रेयर। ओके। तो उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो फोर्ट के बाहर निकले, फोर्ट के बाहर एरिया खरीदें, और बहुत सस्ते दामों पे उनको वो एरिया मिली। और फिर बाद में फोर्ट और जो बाहर का एरिया था जिसको हम ब्लैक टाउन बोलते थे, उसके बीच की वॉल हटा दी गई। तो फोर्ट आज एग्जिस्ट नहीं करता है, पर नाम अभी भी है, हिस्ट्री उसकी अभी भी है। तो आज के दिन वो फोर्ट एरिया कौन सा एरिया, वो काला घोड़ा वाला एरिया है क्या? तो आप स्टार्ट करेंगे CSMT स्टेशन के बाहर जो एरिया है जिसको बाजार गेट बोलते हैं, वहां से शुरू होता है और अपोलो बंदर तक जाता है। और उसका जैसा तीसरा गेट मैंने बोला वो फ्लोरा फाउंटेन में है। तो ऐसे 3 गेट्स हैं, और चौथे साइड में सी था। तो इट वाज बेसिकली टू मेक श्योर कि कोई और इन्फ्रिंजमेंट ना हो बाकी कंपनीज के द्वारा या बाकी कॉलोनीज के द्वारा। और फिर जब वो उनका पर्पस फुलफिल होगा तो इन्होंने ये सारी डिमोलिश करके ये सारी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट की जी। तो जैसे आप देखोगे अभी भी, आप अगर वो एरिया में चलो तो फ्लोरा फाउंटेन के राइट और फ्लोरा फाउंटेन के लेफ्ट देखो, जिस लेफ्ट साइड में जहाँ हाई कोर्ट वगैरह है वो फोर्ट के बाहर का एरिया है,
और जो अगर आप राइट साइड में देखो तो वो फ्लोरा फाउंटेन के अंदर का एरिया, वो फोर्ट के अंदर का एरिया है, इसलिए इतना डिफरेंस आपको तो वहाँ वो के वॉल की जगह आर्किटेक्चर में वो दिखता फ्लोरा है। फाउंटेन बन गया, वहाँ गेट की जगह फ्लोरा फाउंटेन बन गया। यस, ओके ओके ओके। तो फिर जब हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे वो ये सारी चीज़ें कमर्शियल रीजंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो नॉर्दर्न पार्ट था मुंबई का उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस था? तो जो आप सॉल्सेट एरिया बोल रहे हो वो काफी टाइम तक उसके बाद पोर्चुगीज के अंडर रहा। अच्छा, इनफैक्ट वसई उनका हेडक्वार्टर्स था ओनली बहुत सारे टाइम द तक। 7 आइलैंड्स रीजन वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, बाकी जो मुंबई का एरिया था वो पोर्टुगीज के अंदर था। पर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, बाद में ब्रिटिश ने वो भी ले लिया, पर वो पूरा जो मुंबई है वो बाद में मर्ज होता है। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई सिटी सबर्बन वो बाद में मर्ज होता है, बट शुरुआत में जो मेन सारा काम है जो ब्रिटिश पीरियड में देखते हैं वो हम ये 7 आइलैंड्स में ही होता हुआ देखते हैं। ओके ओके ओके। तो अब जैसे ये मुंबई हो गया एंड दिस इज हाउ इट इवॉल्व, राइट? सो द मेजर डेवलपमेंट्स वर इन द 7 आइलैंड्स व्हिच वी नो, मोस्ट ऑफ द रीजन्स आर द साउथ बॉम्बे, राइट? इसके बाद जब हम बाकी महाराष्ट्रन रीजन्स को देखते हैं, आई मीन आप ऐसे एक्सप्लेन करो एज इफ कि आई मीन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मुंबई एज अ सिटी एंड द महाराष्ट्रन रीजन, जो बाकी रीजन। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है। वी हैव विदर्भ, वी हैव द दिस मराठवाड़ा रीजन, वी हैव द नासिक एरिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो ये सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है। वी हैव द कोंकण रीजन ऑल्सो, मतलब मुंबई के अलावा जो कोंकण रीजन है वो। तो एक बहुत ही स्टार्क डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी और हमको क्लाइमेट भी देखने मिलता है। जैसे विदर्भ बहुत ड्राई रीजन है, वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया भी है, और वही टाइम पे हम कोंकण में देखते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है। Because of the Aravalli Hills and all? Because of the Sahyadris. Okay. Aravallis जो है वो राजस्थान में है। But sorry, Western Ghats. Western Ghats, तो Sahyadris is the range. Yeah. तो वो पूरे एरिया में हम देखते हैं कि बहुत बारिश होती है। तो ये पूरा कोंकण बेल्ट है, और वही टाइम पे हम देखते हैं कि विदर्भ इज अ वेरी ड्राई रीजन, इज अ वेरी हॉट रीजन। सेम फॉर मराठवाड़ा ऑल्सो, इट्स अ वे। तो महाराष्ट्र के लोग एज हर एक्सट्रीम के लिए रेडी हुए, मतलब बारिश भी बहुत हो गई तो एकदम ड्राई भी हो गया, तो वी आर पीपल वी आर वेरी हार्डी पीपल। तो ये हम देखते हैं अक्रॉस जनरेशंस। ये सिर्फ अभी का नहीं है, अगर हम मेडिवल पीरियड में भी देखें या एंशिएंट पीरियड में भी देखें तो ये हमको दिखता है कि ये लोग हर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। Okay. तो एक बहुत ही स्टार्क ज्योग्राफी है, बट इट इज वेरी नाइस फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड वी हैव अडेप्टेड टू एवरीथिंग। तो आप ये बताओ क्या क्या ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए इफ दे आर कमिंग हियर टू विजिट मुंबई, टू एक्सप्लोर महाराष्ट्र एज अ होल? तो कौन कौन सी रीजन्स हैं अपार्ट फ्रॉम मुंबई जिन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए? तो मैं आपको 2-3 जगहों के नाम बताऊंगी। एक तो है कि कोंकण बाय इटसेल्फ, हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं ना टूरिज्म के लिए, माउंटेन्स और बीचेस, ये दोनों आपको मिल जाएंगे कोंकण में। अच्छा। with a very beautiful weather, बहुत अच्छा, with a very beautiful weather, with a very beautiful view, with greenery all around and very good food also. तो कोंकण एक बहुत ही बेस्ट जगह है। तो कोंकण इज अ रीजन और इज इट अ प्लेस? कोंकण इज अ ज्योग्राफिकल डिवीजन। तो उसमें कौन कौन से प्लेसेस आएंगे? नेक्स्ट टू द सी, अरेबियन सी। तो वो पूरा जो स्ट्रिप है उसको हम कोंकण बोलते हैं। तो जो जैसे उनमें कौन कौन से सिटीज आएंगे ऐसे? तो मुंबई के बाद हम देखते हैं कि अलीबाग है, रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है। ये पूरा जो रीजन है इसको हम कोंकण बेल्ट बोलते हैं। ओके। तो ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ही सुंदर है। बीचेस के लिए हो गया, या हम यहाँ पे हिल्स भी देखते हैं, तो व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सिर्फ मैं हेरिटेज के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, बट ओवरऑल इवन फॉर ये जियोलॉजिस्ट ये बहुत अच्छा एरिया है। बायोडाइवर्सिटी जो लोग करते हैं, बर्डिंग जो लोग करते हैं, हर एक के लिए एक पैराडाइज है आई वुड से। इसके अलावा जैसे आपने मुझे पूछा कि और हेरिटेज के हिसाब से क्या अच्छा है, तो अजंता एलोरा हम सबको पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे केव्स हैं उस रीजन में। जैसे जो हम बोलते हैं कि मराठवाड़ा रीजन, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि नलदुर्ग का फोर्ट बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा परंडा नाम का एक फोर्ट है। यहाँ पे सारे हमको लैंड फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, पर लैंड फोर्ट्स के भी इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हमको देखने मिलते हैं यहाँ पे। सारे मराठा
मराठाओं ने बनाया था? नहीं, सारे मराठाओं ने नहीं बनाए हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि 5 शाहीज़ हैं जो साउथ इंडिया में, उन्होंने बनाए हैं। ओके। तो परंडा नाम का एक फोर्ट हो गया या औसा नाम का फोर्ट हो गया। तो इस तरह से अलग-अलग पीरियड, ये कुछ फोर्ट्स जो हैं वो सारे सेम पीरियड के हैं, बट ये सारे मराठास के कुछ टाइम कंट्रोल में भी रहे। काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशंस भी हुए मराठा पीरियड में, बट ये फोर्ट्स कुछ फोर्ट्स उनको प्रीडेट भी करते हैं। तो ये मराठवाड़ा रीजन हो गया। इसके अलावा फोर्ट्स आपको और देखने हैं तो कोंकण में तो हैं ही, इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में फोर्ट्स हमको देखने मिलते हैं, सिर्फ कोंकण रीजन में ही नहीं बट ओवरऑल महाराष्ट्र में। विदर्भ में कोई टूरिज्म के लिए नहीं जाता है, बट विदर्भ में बहुत ही सुंदर जंगल हैं अगर आप विदर्भ रीजन में जाओ। Are those rainforests? They are not rainforest because it's not a very heavily like rainfall area नहीं है, heavy rainfall का एरिया नहीं है, बट वहाँ के फॉरेस्ट बहुत सुंदर हैं। जैसे कि आप अगर चंद्रपुर गढ़चिरौली एरिया में जाओ तो आपको वहाँ पे बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वहाँ के ट्रीज बहुत सुंदर हैं। उसके अलावा अगर आप नागपुर के आसपास के रीजन में जाएं तो आपको वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, इसका नाम है वाकाटक डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी के भी बहुत सारे रिमेन्स आपको देखने मिलेंगे। ये भी एक बहुत सुंदर जगह है विदर्भ में घूमने लायक। और वहाँ पे मनसर नाम की एक जगह है, रामटेक नाम की एक जगह है। ये सारी जगहें जो है ये बहुत सुंदर जगहें हैं और हमको अराउंड 3rd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इस एरिया में होती है, वो भी देखने को मिलती हैं। तो ये है। इसके अलावा नासिक तो जैसे पता है आपको पिलग्रिमेज का बेस्ट सेंटर है, पर नासिक में केव्स भी बहुत सुंदर हैं जिसको हम त्रिरश्मि केव्स बोलते हैं या लोकली लोग वहाँ उसको पांडवलेणी बोलते हैं। तो ये भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे महाराष्ट्र में हम बोलते हैं कि हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो आप हर टाइप की इंटरेस्ट के लिए आपको साइट्स मिल जाएंगे महाराष्ट्र में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको स्टोन एज से रिलेटेड या सिर्फ आपको फोर्ट से रिलेटेड या सिर्फ ब्रिटिश से रिलेटेड, ऐसे नहीं। आपको हर इंटरेस्ट के लिए चीज़ें आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी घूमने के लिए। तो मैम आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इसके पीछे कि सारी चीज़ों से रिलेटेड महाराष्ट्र में है सारी चीज़ें अवेलेबल? तो क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग डायनेस्टीज आए, इतने शेयर्ड हिस्ट्रीज रहे हैं ना इस एरिया के, कि हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया इस स्टेट में। व्हेन आई से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मैं बोल रही हूँ ये पूरे जोग्राफिकल एरिया के लिए बहुत कुछ अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो हर एक के अलग अलग तरह से इसमें अपनी अपनी उन्होंने स्टैम्प या छाप छोड़ी है इनके महाराष्ट्र के हिस्ट्री में। तो आपको सब यहाँ देखने मिल जाएगा। ओके तो आई मीन जैसे जो केव्स की बात है, केव्स हम हर रीजन में नहीं देखते हैं। महाराष्ट्र एक है विच वी नो ऑफ, एंड फिर डायरेक्टली जो सेकंड नेम आता है दिमाग में दैट इज़ मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश के केव्स को विजिट करो। तो स्टोन एज में इतना आई मीन डिस्टेंट क्यों है, मतलब जैसे से डायरेक्ट मध्य प्रदेश दी सेंट्रल इंडिया। तो ये जो है ना ये पूरा एरिया, यहाँ पे बसॉल्ट का प्रेजेंस बहुत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको केव्स देखने मिलेंगे। इंडिया के लाइक मेजर केव्स आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे, वो क्योंकि यहाँ पे बसॉल्ट का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और ये बसॉल्ट में सारी केव्स बनी हुई हैं। तो भले ही हमको बहुत कम पता है या मुंबई के केव्स पता है, बट ऐसे नहीं है कि यहाँ सिर्फ इसी रीजन में केव्स हैं। बट ये प्रेजेंस ऑफ जो बसॉल्ट है, जो भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है इस एरिया में, पूरा वेस्टर्न या डेक्कन ट्रैप्स जिसको हम बोलते हैं, वहाँ उस वजह से हमको यहाँ पे बहुत सारे केव्स देखने मिलते हैं। तो ये सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी के वजह से मेन रीजन यहाँ पे केव्स ज्यादा होने का है। ओके, समझा। सो एंड हाउ डज बसॉल्ट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ so basalt is a good material to carve caves. Okay. And हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है बुद्धिस्ट केव्स से यहाँ पे। Okay. थोड़े बहुत हमको कुछ जैन केव्स भी हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे शाइवाइट केव्स भी हैं यहाँ पे जो हमको देखने मिलते हैं महाराष्ट्र एरिया में। Okay. So I mean अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो एंड आई एम कमिंग टू यू कि मुझे महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना है एंड आई एम जस्ट अ नॉर्मल टूरिस्ट, कि भाई जो साल भर में 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है तो वो बस ऐसे निकला है फैमिली के साथ या अकेले ही निकला है जस्ट टू एक्सप्लोर द प्लेस, तो आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने को बोलोगे? तो मेरे पास मतलब ऐसा है, मैं हफ्ते भर के लिए आया हूँ, तो आई कांट एक्सप्लोर द एंटायर ऑफ महाराष्ट्र, तो वो कौन कौन से मेजर प्लेसेस होंगे जो आप बोलोगे कि हाँ यार ये एक्सप्लोर कर लो, गो एंड विजिट इट? तो मैं पहले तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक दिन मुंबई में रहो, नॉट फॉर जस्ट इट्स हिस्ट्री, बट जैसे आपने बोला एक नॉर्मल टूरिस्ट हो तो आप एक पूरे दिन में ये
जो सिटी है जिसको हम सिग्नेचर सिटी ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं, तो वो उसकी लाइफ कैसे है वो देखने के लिए पहले तो आई वुड से कि आप एक दिन पूरा मुंबई में रहो सिर्फ लाइफ देखने के लिए। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको अगर केव्स या हिस्ट्री में थोड़ा भी देखना है तो मुंबई से पास में ही एलिफेंटा नाम का आइलैंड है, वहाँ के आप केव्स देख सकते हो। उसके बाद आप मुंबई के कुछ फोर्ट्स देख सकते हो कि क्या फोर्ट का हमारा जो इमेज होता है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के फोर्ट्स बहुत अलग है, बट हमको मुंबई में भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं। तो आप या तो सायन का फोर्ट देख लो या सिवरी का फोर्ट देख लो। ये मुंबई से देखने के बाद फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप जो महाराष्ट्र के साउथ में है, मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के आसपास, तो मैं बोलूँगी आप नलदुर्ग का फोर्ट डेफिनेटली देखो। ओके उसके बाद आप सेंट्रल में आ जाओ और देवगिरी जो है, जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर यानी पहले का औरंगाबाद, वहाँ के कुछ साइट्स, तो छत्रपति संभाजी नगर जो है वहाँ के आप कुछ जगह देखो, जैसे कि जो अजंता और एलोरा के केव्स हैं वो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए। जो देवगिरी का फोर्ट है या दौलताबाद का फोर्ट है वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आप ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र जाइए और वहाँ के जो विदर्भ रीजन है या गढ़चिरौली एरिया है वहाँ के फॉरेस्ट्स देखिए कि वो कितने अलग हैं कोंकण से, तो वो एरिया आप देखिए। फिर आप नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र जाइए जो कि पूरा बेल्ट है जहाँ पे आपको अलग तरह का खाना भी खाने मिलेगा ऐसे, और ये सारे रीजन्स का खाना भी अलग है, तो वहाँ पे एक अलग तरह का आपको खाना खाने मिलेगा। फिर आप सेंट्रल महाराष्ट्र आइए, वहाँ के पिलग्रिमेज सेंटर्स देखिए, पुणे नासिक ये एरिया देखिए, और फिर उसके बाद आप जाइए। तो ये पूरा 5 दिन में आई वुड सजेस्ट, 5 दिन तो बहुत कम है महाराष्ट्र देखने के लिए, 5 दिन तो आई वुड से मुंबई देखने के लिए भी बहुत कम है, पर ये आप कर सकते हो। तो अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ, मतलब मुझे अगर एक्सप्लोर करना है, मैं मतलब आई हैव स्टेड हियर सिंस पास्ट 3 इयर्स, अगर मैं मुझे एक्सप्लोर करना है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई मुंबई है एक्चुअली में क्या, तो मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए? तो मुंबई में मैं पहले पूछूंगी आपको कि आपको क्या देखना है, आपको क्या समझना है, तो आप उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगी कि आपको क्या, उस हिसाब से हर चीज़ है वैसे तो मुंबई में अगर आपको देखना है तो अगर आप जैसे इस एरिया में हैं हम लोग अभी नॉर्थ मुंबई में सबर्बन में, मैं बोलूँगी आप सबसे पहले अपनी शुरुआत कीजिए कि संजय गांधी नेशनल पार्क में जाइए, यहाँ का पूरा फॉरेस्ट देखते हुए कान्हेरी केव्स तक चले जाइए, कान्हेरी केव्स देखिए। उसके बाद वहाँ से ये पूरे वहाँ के ट्राइबल लाइफ को देखिए, मैं सिर्फ केव्स देखने नहीं बोल रही, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं, तो वो एरिया को देखिए। फिर उसके बाद वहाँ से आप चाहिए तो मुंबई के बहुत सारे फोर्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चर्चेज हैं, वो देखिए, क्योंकि जैसे मुंबई को हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है, और मुंबई का म्यूजियम जो है, मुंबई में बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स हैं, और जैसे कि एक जो मेन है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो कि CSMT के पास में कोलाबा एरिया में, वो एक है। बहाउदा जिलाड म्यूजियम है, ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स हैं, ये 2 म्यूजियम्स देखिए, ये भी आपको मुंबई का बहुत अच्छा पूरा हिस्ट्री देंगे। ये म्यूजियम्स के अलावा आपको अगर आर्ट गैलरीज में इंटरेस्ट है तो वो पूरा आर्ट हब है, तो वो एरिया में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाकी के फोर्ट्स भी अगर देखना है तो आपको सायन के फोर्ट्स या सिर्फ टेम्पल्स भी अगर देखना है तो बाणगंगा हो गया, या वालकेश्वर का मंदिर हो गया, या फिर बाबुलनाथ का मंदिर हो गया, मुंबा देवी मंदिर हो गया, तो आप ये भी देख सकते हैं। आपको अगर मॉस्क्स में इंटरेस्ट है या और कोई आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो जो जामा मस्जिद है जो कि क्रॉफर्ड मार्केट के पास में, वो भी एक बहुत सुंदर मस्जिद है। तो इस तरह से आपको क्या देखना है उस हिसाब से आपको मुंबई सब कुछ ऑफर कर देगा इन शॉर्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम मुंबई को सिर्फ मॉडर्निटी के साथ एसोसिएट करते हैं, हम मुंबई सिटी को एंटिक्विटी के साथ एसोसिएट नहीं करते, बट मुंबई सिटी में दोनों हैं। ओके, हाँ, मतलब जैसे मेरे कई सारे दोस्त जब विजिट करते हैं मुंबई, दे आर लाइक यार मुंबई का नाइट लाइफ इज ग्रेट, बट आई डोंट सी a night life of Mumbai as such. तो मतलब अगर है तो क्या है वो? तो नाइट लाइफ बहुत अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। एक तो जो मूवीज़ में दिखाया जाता है या सिर्फ मरीन ड्राइव पे है, इसके अलावा आप कई ऐसा आर्ट गैलरीज हैं जो फुल नाइट ओपन होते हैं, जो आप वहाँ पे जाके आर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुंबई का थिएटर बहुत रिच है, आप थिएटर्स में जाके प्लेस देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुंबई का वो भी एक कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से नाइट लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन।
तो वो जो लाइटिंग है वो एक अलग ही रोल प्ले करता है। आप चाहिए तो सिर्फ एक बस में बैठ जाओ और रात को एक राउंड लेके आ जाओ, वो भी एक इंटरेस्टिंग ये है मुंबई को देखने के लिए। ऐसे बसेस चलते हैं जो रात भर चल रहे हैं मुंबई में? रात भर नहीं, बट काफी लेट तक BEST बसेस होते हैं, तो आप अगर उसमें बैठ के भी मुंबई देखना चाहो रात को तो आप वो भी देख सकते हो। समझा। ओके, नाइस। I mean, apart from Maharashtra as a region, what do you think are those places जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं बट आई मीन लोगों को वो विजिट करने चाहिए, वो ज़्यादा लोगों के नज़र में आना चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट कि मध्य प्रदेश जो है वो भी बहुत ही सुंदर जगह है हिस्ट्री समझने के लिए, या जो पूरा जैसे हम देखते हैं स्टोन एज से लेके अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मध्य प्रदेश की भी रही है। बट मध्य प्रदेश के बारे में एटलीस्ट लोगों को पता है। एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेस भी है जो कि है बिहार। और बिहार की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम बुद्धिस्ट सेंटर्स देखते हैं, यहाँ पे हम जैन सेंटर्स देखते हैं, ये सारी हिस्ट्री यहाँ से ही होती है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। या हम अगर देखें कि बोध गया जो जगह है वो सिर्फ बुद्धिज्म के लिए नहीं, बट बाकी भी जैसे हम देखते हैं कि गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, तो हिंदूज के लिए भी। तो इस तरह से बिहार एक बहुत अंडररेटेड जगह है और लोगों को वो भी देखना चाहिए। या जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर भी लोग सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए जाते हैं, बट कश्मीर में भी बहुत सुंदर सुंदर हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस हैं जो लोगों को जाकर देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम हेरिटेज का पर्सपेक्टिव लेते हैं ना इंडिया को देखने के लिए, वो हम सिर्फ कुतुब मीनार, ताजमहल, राजस्थान के फोर्ट्स या फतेहपुर सिकरी वहाँ तक ही सीमा ये रखते हैं कि लिमिटेड। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत सारा है। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि इस तरह से ये जगह किसी तरह से कम है, बट सिर्फ यही नहीं है। या हम साउथ इंडिया को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अगर हम साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखें, उनका सिर्फ साइज में, तो आर्किटेक्चर में जा भी नहीं रही अभी तक कि उसका स्टाइल क्या है या कितना सुंदर है, सिर्फ उसका साइज ही आपको बता देता है कि ये कितने पावरफुल डायनेस्टी ने बनाया था। उसकी पावर आपको दिख जाती है कि वो क्या टाइम रहा होगा। ओके, नाइस। सो मैम, जैसे आपने बोला कि यू डोंट रियली वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, तो आई मीन जनरली आई आस्क फॉर फिल्म recommendations in my episodes. I would ask you to recommend some history books that one should read. So if you are starting with reading history books for the first time, I would suggest कि आप पहले अपना टाइमलाइन क्लियर कर लो, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली आप बोलोगे कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं सीधा यही पढ़ना शुरू करता हूँ या यही पर्टिकुलर राजा के बारे में, तो वो आपको सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता नहीं उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, या वो कोई भी पर्टिकुलर किंग किस पॉलिटिकल सिनेरियो में आगे आया। तो पहले आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ टाइमलाइन समझने के हिसाब से प्रोफेसर उपिंदर सिंह की एक बहुत ही अच्छी बुक है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। इससे आपकी टाइमलाइन पूरी क्लियर हो जाती है कि कब क्या हुआ, कहाँ से सब शुरू हुआ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उपिंदर सिंह इज मनमोहन सिंह's daughter. यस, अगर आपको बेसिक्स आर्कियोलॉजी के समझने हैं तो प्रोफेसर M.K. ढवलीकर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। साउथ इंडिया की हिस्ट्री समझने के लिए डॉक्टर K. नीलकंठ शास्त्री, इनकी एक बहुत अच्छी बुक है। तो ये एक बहुत अच्छा है। जब आपको ये सब आप थोड़ा बहुत समझ लें कि इंडिया का टाइमलाइन क्या है या हिस्ट्री का या आर्कियोलॉजी का टाइम क्या है, उसके बाद आप स्पेसिफिक्स में जा सकते हैं कि मतलब मुझे सिर्फ मराठा हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं सिर्फ यही किंग की हिस्ट्री पढ़ना है या यही पेशवा की हिस्ट्री पढ़ना है, तो फिर उस हिसाब से आप और ऑथर्स देख सकते हैं जिन्होंने उसमें स्पेशलाइजेशन किया है। बट बेसिक में मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आपको एक टाइमलाइन क्लियर हो जाए, और अगर फिर भी आपको एकदम ऊपर से हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं बोलूँगी कि आपको UPSC स्टूडेंट्स जो बुक्स यूज़ करते हैं ना, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पार्शियल व्यू आपको देता है। वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि इसने ये सही किया या इसने ये गलत किया, वो सिर्फ आपको इतना बताएगा कि इसने ये सब किया। उसके बाद आपके अपने ओपिनियंस बनते जाएंगे और फिर आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। समझा। तो एक इम्पार्शियल व्यू बनना बहुत ज़रूरी है एक व्यू बनने के पहले। पहले आपको समझना है कि क्या हुआ, उसके बाद आप उसमें जाओ कि हाँ ये सही था या गलत था। ऐसे मुझे लगता है हिस्ट्री समझने के लिए। सो एंड ओके, तो अगर आपको ये सजेस्ट करना हो कि द बुक्स दैट यू रियली लाइक, सो व्हाट वुड दोस बुक्स बी? So I would really suggest, as I said, कि the Neelkantha Shastri for history of South India. I really like the way he writes. I like the way how Upinder Singh has written.
उसके अलावा अगर आप पर्सनली मुझे कोई बुक रेकमेंड करना है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द राइज ऑफ अ सिविलाइजेशन बाय एफ.आर. ऑल्चिन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, तो ये भी पढ़ सकते हो। और सिंस आई एम अ लॉट इनटू हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, तो मुंबई के म्यूजिक के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है बाय डॉक्टर अनीश प्रधान, द म्यूजिक ऑफ कॉलोनियल बॉम्बे। तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। नाउ आई रियली लाइक दिस। देन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फूड बाय के.टी. अचाया, ये भी बहुत अच्छा बुक है। तो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट दीज आर लाइक द बुक्स दैट आई वुड सजेस्ट वन शुड रीड। मतलब जैसे आपने बोला था भारत एक खोज, और एक कौन सा शो था? द ग्रेट मराठा। ओके, सो ये 2 शोज हैं आपके हिसाब से जो बहुत अच्छे Close तरह to से history क्लोज हैं, टू हाँ। द फैक्ट्स हैं। करेक्ट। इसके अलावा ऐसे कोई फिल्म या शोज हैं, नॉट जस्ट स्टिकिंग टू इंडिया, अगर इंडिया के बाहर के भी हैं, जस्ट स्टिकिंग टू द हिस्ट्री पार्ट, तो आई वुड ऐसा कोई? सजेस्ट मोर देन मूवीज आपको डॉक्यूमेंटरीज देखना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, या जो मेन इंफॉर्मेशन है जो बहुत उसको डिस्टिंक्ट बनाती है या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत क्लियर हो जाती है, तो वो एक देखना चाहिए। या डॉक्यूमेंट्रीज जो फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए हैं, ये भी एक बहुत तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज जो आप सजेस्ट करो तो या रेकमेंड करो? एक बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि वो एक पूरी तरह से एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो आपको कैप्चर करता है। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल के भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप देख सकते हो। तो ये 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्रीज इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री टीवी के भी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी तो मतलब ऐसे है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट तो वो भी आप घर बैठे देख सकते हो। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है साइआर्क, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट साइबर आर्काइव। तो वो पूरा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर करते हैं बाय 3D स्कैनिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो वो लोग फंड्स रेज करते हैं और एक थीम लेके चलते हैं, और हर साल अलग अलग वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से स्कैन करते हैं, 3D स्कैन। तो आप वो जगह पे खड़े हो ऐसा आपको फीलिंग आएगा जब आप उनके साइट पे जाओगे या ओपन करोगे। तो उन्होंने इंडिया के कुछ साइट्स को किया है, जैसे मुंबई का एलिफेंटा केव्स हो गया, जो प्रोजेक्ट में आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। तो और उसमें वॉइस ओवर भी है, तो आप उसके साथ वो पूरी जगह को देख सकते हो। तो एलिफेंटा केव्स है, गेटवे ऑफ इंडिया है, महाबलीपुरम है, कुछ कुछ रानी की वाव है। तो ये सब उन्होंने पूरा 3D रिक्रिएट किया है। तो मतलब आप वो मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से देख सकते हो, हर एंगल से देख सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का तो बेस्ट यूज करके आप ये सब चीजें देख सकते हो आजकल घर में बैठे बैठे। नाइस मैम, ये सारी चीज़ें सुन के ना थोड़ा अच्छा लगता है कि ये सारे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें या जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये इन वन वे और अनदर इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे लोगों को। धीरे धीरे वो जो बोरिंग टर्म कंसिडर क्या कहते हैं एसोसिएट किया जाता है हिस्ट्री से, वो धीरे धीरे जब दिखता है कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो धीरे धीरे दूर होगा, तो इट फील्स गुड कि हाँ लोग ज़्यादा जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो दैट्स अ गुड थिंग, एंड आई होप लोग हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ें। और हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री को लेके मैं थोड़ा ना बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हूँ कि लोग आते हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री की आके कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, एंड वो इतना कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट देते हैं कि एक हिस्टोरियन भी शायद 2 बार सोचे कि यार कहीं मेरे रिसर्च में तो कमी नहीं पड़ गई, कहीं मैंने जो पढ़ा है उसमें तो नहीं कमी पड़ गई कि इतना कॉन्फिडेंटली सामने वाला बोला है, एंड द अदर पर्सन डजंट नो शिट अबाउट हिस्ट्री, but they'll come and make a statement and they'll argue with a lot of confusion that they know it. Or I mean it has happened with me and I have also gotten confused, but I've been like no yaar, I mean they don't make sense. What I am saying is really the right thing what I am saying. तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता हूँ, and I keep telling people कि भाई go and read history. It is very important before you make any statement. So hopefully history debunk ho in the right way and we move towards the right direction considering history. So yeah, so last segment, is there any question that you have for me? Yes, so taking that you are from a theater background or a camera background, अगर आपको लेंस के थ्रू इंडिया की हिस्ट्री या कल्चर की कोई चीज़ कैप्चर करनी है, नॉट एज अ फोटोग्राफ बट एज अ डॉक्यूमेंटेशन
वीडियो में हो सकता है, म्यूजिक, साउंड, जैसे भी। तो आप कौन से ट्रेडिशन को या टैंजिबल या इंटैंजिबल हेरिटेज में से किस चीज को आप कैप्चर करोगे? आई मीन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। आई मीन लेट्स एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलता हूँ कि जैसे मैं फिल्में भी बनाना चाहता हूँ, तो आई एम लाइक कि हाँ मुझे डायरेक्शन में जाना है, बट आई ऑल्सो वांट टू कंपोज द म्यूज़िक एज वेल। खुद से करना है, खुद से लोगों को लाना है एक साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे ही कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अगर मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई वांट टू डू इज़, लेट्स से इफ़ आई एम एक्सप्लोरिंग राजस्थान, तो राजस्थान के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं महलों को ही अगर मैं कवर कर रहा हूँ, या लेट्स से अगर मैं डेज़र्ट्स को ही कर रहा हूँ कि डेज़र्ट्स 100 साल पहले कैसे थे या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या वहाँ के पहाड़ों में यहाँ इकोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे हम लोग सस्पेंस के लिए कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक यूज़ करते हैं, या कुछ हैप्पीनेस दिखाने के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक यूज़ करते हैं। आई वुड ट्राई कि राजस्थान का जो साउंड है वही सिर्फ यूज़ हो इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन जो अरेबियन साउंड होते हैं ऑन द डेजर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। आई वांट टू ब्रिंग ओनली राजस्थानी म्यूजिक देयर, ओनली राजस्थानी साउंड्स। आई वांट टू मेक श्योर कि वहाँ के लोग ही बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं जाके मैं वो एक्सप्लोर करके नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 7 या 8 दिन का होगा। लोग का बचपन से हैं, उनके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ बताया। तो अगर मैं एक तरह से फिल्मी है, वो फिल्म बना रहा हूँ, तो वहीं के लोग हों उसमें, उस फिल्म में वहीं के साउंड्स हों, वहीं के बर्ड्स हों, वहीं की स्पीसीज हों, सारी चीज़ें उसी पर्टिकुलर रीजन की हों। उसी तरह से अगर मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, तो मुझे बुंदेलखंडी गाने बहुत पसंद हैं, तो और मैं वो बजाता हूँ, उस पर डांस भी कर रहा हूँ। तो वहाँ के ट्राइबल रीजन्स को अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उनकी भाषाओं को कैसे डिसाइफर करूँ कि हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ। सो माई पॉइंट हैज़ ऑलवेज बीन द कनेक्शन दैट वी कैन बिल्ड। सो अगर कनेक्शन एक बन जाता है, तो आई थिंक वी आर मोर एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रीजन, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दैट रीजन। एंड एज मच, आई मीन कई लोग कर रहे हैं ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट आई कंज्यूम, इट्स लाइक ओके, आई एम विजिटिंग, माई एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम, जैसे आपने बोला था कि लोग इंडिया को एक्सप्लोर करने आ रहे थे, तो अगर चाइना से आ रहे हैं अगर चाइना से आ रहे हैं, तो वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं कि हाँ वो एरिया मेरे प्लेस से कैसे अलग है। लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे बताना है कि हमारा एरिया खुद में कैसे सबसे डिफरेंट है, तो वहीं के लोग वो पर्सपेक्टिव दें। सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू शो थ्रू माई लेंस। आई वांट टू डॉक्यूमेंट अ लॉट। आई वांट टू, फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई वांट टू मेक वन बुक ऑफ फोटोग्राफ्स। अगर मैं राजस्थान जा रहा हूँ, तो सिर्फ एक बुक हो वहाँ के फोटोग्राफ्स की, उसमें सारी चीज़ें नोटेड हो। तो वैसे आई वांट टू डॉक्यूमेंट थ्रू लेंसेज, ऐसा। यस, इज इट, आई मीन डिड आई आंसर द क्वेश्चन? Yeah. ओके, या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू so much for doing this. I hope we do multiple episodes Yes, like we did on Maharashtra. I hope we do on some other places as well. definitely. So yeah, thank you so much ma'am for coming. Thank you. Thank you.